नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 21 जून से शुरू हुआ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2.70 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। 21 जून को रिकॉर्ड 90.86 लाख, 22 जून को 54.22 लाख, 23 जून को 64.83 लाख डोज लगाए गए। गुरुवार को सबसे ज्यादा 8.51 लाख डोज उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं और इससे पहले 22 जून को भी यहां 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 7.44 लाख डोज के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। मध्य प्रदेश में बीते 4 दिन में 33 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं और इनमें आधे से ज्यादा यानी कि 17 लाख डोज 21 जून को लगाए गए थे। और इनके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में 4 लाख से ज्यादा डोज लगे हैं। 3 लाख से ज्यादा टीके वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। राजधानी दिल्ली में सिर्फ 1.57 लाख डोज लोगों को लगाई गई है। आपको बता दें कि जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं पर अब तक बता दें आपको कि 2 करोड़ लगभग 17 लाख वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। और जिस तरीके से लगातार बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जहां पर लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा डोज लगाई गई। यहाँ पर 8.51 लाख वैक्सीनेशन लोगों को किए गए हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो लगातार जारी है। तो चौथे दिन भी आपको बता दें कि लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। और अगर हम अब तक की बात करें तो अब तक लगभग 2.71 लाख डोज लगाई गई हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का जो मेगा ड्राइव है वो 21 जून से इसकी शुरुआत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में अपने आवास पर पंजाब के पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में बुधवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार बैठकों के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को कहा था कि मौजूदा हालात को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दरअसल पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2 मौजूदा विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के मामलों में सवालों में घिरी हुई है। और वहीं जाखड़ का कहना है कि कुछ गलत लोग मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया। जाखड़ ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति जल्द ही सुलझ जाएगी। कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को नौकरी देने के फैसले पर कुछ गलत लोग मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच चल रहे विवाद पर किए गए एक सवाल में जवाब में जाखड़ ने कहा कि यह बातचीत और आपसी सहमति का एक हिस्सा है। पंजाब मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि एक रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसका जवाब 8 से 10 जुलाई तक कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को देना होगा। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपना बयान 3 सदस्यीय पैनल को देंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में अपने आवास पर पंजाब के पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। देखिए जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस के बीच जो अंतर्कलह है वो यहां देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री और जो विधायक हैं सिद्धू, उनके बीच में लगातार जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है।
उनके बीच में लगातार जो अंतर्कलह वो यहाँ देखने को मिल रही है और इसको लेकर भी लगातार जो पंजाब कांग्रेस विधायकों से भी राहुल गांधी मुलाकात भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है गुटबाजी के खत्म होने को लेकर भी यह बैठक की जाएगी। जिस तरीके से जो अंतर्कलह है कांग्रेस के बीच में उसको यहाँ पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर आज राहुल गांधी विधायकों से मुलाकात करेंगे। दरअसल पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार दो मौजूदा विधायकों के बेटे को सरकारी नौकरी देने के मामले में सवालों में घिरी हुई है और वहीं झारखंड का ये भी कहना है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री को गलत सलाह दे रहे हैं, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। झारखंड राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति जल्द ही सुलझ जाएगी और जो सिचुएशन बनी हुई है, जो अंतर्कलह बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा। तो कोविड के मामलों में कमी के साथ ही अब किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। रिहर्सल के लिए दो जिलों को ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया गया है। पहला मार्च 25 जून शुक्रवार यानी कि आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। नरेश टिकैत की अगुवाई में यह ट्रैक्टर मार्च पहुंचेगा। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि सहारनपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। रास्ते में इस मार्च में मुजफ्फरनगर जिले के ट्रैक्टर भी शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर होते हुए यह ट्रैक्टर मार्च मेरठ के सिवाया टोल पहुंचेगा। रात में ट्रैक्टर मार्च का पड़ाव सियावा टोल पर रहेगा। शुक्रवार की सुबह 10 बजे ट्रैक्टर मार्च सिवाया टोल से गाजीपुर बॉर्डर के लिए चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च शुक्रवार 25 जून शाम की 5 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। तो इस मार्च की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो जाएगी। भारत के इतिहास में आज के ही दिन 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी और आज आपातकाल को 40 साल पूरे हो गए हैं। वहीं बीजेपी आज के दिन को आजाद भारत के इतिहास का काला दिन बता रही है और आज आपातकाल विरोध दिवस मना रही है। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में भारत में चुनाव स्थगित हो गए थे। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि का आपातकाल था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। यह घोषणा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत की गई थी और उस वक्त इंदिरा गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में बंद करवा दिया था। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल घोषित किया गया था। आज आपातकाल को 40 दिन हो गए हैं, माफी चाहते हैं 40 साल हो चुके हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इसको काला दिवस के रूप में भी मना रही है। बीजेपी इस दिन को आपातकाल विरोध दिवस मना रही है। आपातकाल के आज 40 साल पूरे हो चुके हैं। और इस दिन का आज बीजेपी विरोध करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज के दिन यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया था और यह आपातकाल लगभग 21 महीने के लिए लगाया गया था और इसको लेकर जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर घटी थी, ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पर घटी हुई नजर आई। जहाँ तक कि जो चुनाव थे वो भी स्थगित कर दिए गए थे और उसी को आज 40 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर आज बीजेपी इसको काला दिवस के रूप में भी मना रही है।
तो 40 साल पहले देश में आपातकाल लगा था और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को जेल में डाल दिया था। यानी कि जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी उन सभी जितने भी मंत्री थे या अधिकारी थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया था। और वहीं जेलों में जगह नहीं भी बची थी क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरी जनता आक्रोशित हो गई थी जब आपातकाल लगाया गया था। सभी मंत्री, विधायक, समाजसेवी सभी लोग आक्रोशित हो गए थे और जिस वजह से सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और आपको बता दें कि आपातकाल के विरोध में आवाज बुलंद करने वालों के हौसले बचे हुए थे और उन्हें भी इस काम में जेल में डाल दिया गया था। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर इसको लेकर आज बीजेपी इसको काला दिवस मना रही है। 40 साल पहले इंदिरा गांधी ने आज के दिन देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। तो वहीं पर अभिव्यक्ति का अधिकार भी नहीं रहा, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। तो प्रेस सेंसरशिप, नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर जबरन झुग्गियों को उजाड़ा जाना, ये कई फैसले लिए गए थे और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जनता है वो आक्रोशित थी। और इसी दिन को आज बीजेपी आपातकाल विरोध दिवस मना रही है और साथ ही साथ इसको काला दिवस के रूप में भी बीजेपी मना रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सैकड़ों सदस्यों ने जिला बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात एक लिपिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लिपिक को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यही नहीं, अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदर्शनकारियों के बीच नहीं पहुंचे तो संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन ऑफिस के बाहर चस्पा कर दिया। यहाँ हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दे बैठे हैं और सरकार में बैठे हुए बाबुओं को किस कदर संरक्षण अधिकारी दे रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसके संबंध में पिछले 2 सालों से एमएलसी, विधायक और विधान परिषद में जो 115 नियम अनुसार जो है क्वेश्चन उठाया गया उसको भी आपका क्रियान्वयन नहीं किया गया, अमल नहीं किया जा रहा। और उसके बाद वो बहुत महत्वपूर्ण उनको आज जिम्मेदारियां देकर तो उनसे काम लिया जा रहा है। ऐसे निकम जो 20 सालों से जनपद में 8 सालों से एक सीट पर हैं और आज तक जो ये नहीं, सरकार का कहना है कि 3 साल से ज़्यादा नहीं किसी को रहने, 5 साल से ज़्यादा बाबू नहीं रहेगा, 3 साल से अधिकारी नहीं रहेगा। और 10-20 साल हो गए जिसको जनपद में। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में खड़ी जाफर पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी माफियाओं और एक पुलिसकर्मी के बीच डीलिंग करने की बात सामने आई है। डीलिंग करने के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें अवैध चंबल बजरी माफियाओं का काफिला कच्चे रास्ते पर खड़ा हुआ है और पुलिसकर्मी बदन सिंह बाइक सवार बजरी माफिया के पीछे बैठा हुआ है और कच्चे रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने बताया कि मामला गंभीर होने पर चौकी प्रभारी और राजाखेड़ा थाना प्रभारी को पर्यवेक्षण में लापरवाही का दोषी मानते हुए चार्जशीट दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी को कुछ व्यक्तियों के साथ दिखाया गया था और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बजरी माफियाओं के साथ उसका किसी रूप में कोई नेक्सस है। उस पुलिसकर्मी की पहचान एक कांस्टेबल के तौर पे हुई जो गढ़ी जाफर पुलिस चौकी पर पदस्थापित था। उसको तत्काल निलंबित किया गया है। अंबाला विजिलेंस ने रिश्वत लेने के आरोप में नारायणगढ़ सचिवालय में छापेमारी करते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने कोर्ट से स्टे होने के बावजूद इंतकाल चढ़ाने की एवज में शिकायतकर्ता लखविंद्र कौर ने 25,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। हमारे पास एक लखविंदर कौर नाम की लेडी ने दरखास्त दी थी
कि हल्का पटवारी ललित कुमार भूमि सटे ऑर्डर चढ़ाने के मामले में 25,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जो 5,000 रुपये आज और 20,000 रुपये 30/6/2021 को देने हैं, जिस पर विधि अनुसार रेड की गई, जो आज ही रंगे हाथों 5,000 रुपये वैगनार गाड़ी सहित पकड़ा गया। एक तरफ 1,000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करने का मामला सुर्खियों में है, तो वहीं यूपी के सहारनपुर में एक अलग ही मामला सामने आया है। दरअसल नागल थाना क्षेत्र के गांव शीतलाखेड़ा में एटीएस की टीम धर्म बदलने जाने से जुड़े मामले में जांच के लिए पहुंची। वहां पूछताछ पता चला कि जिस युवक का धर्मांतरण की लिस्ट में नाम था, उसने धर्म बदला ही नहीं है। युवक ने बताया कि उसने कोई धर्म नहीं बदला है। युवक को धर्मांतरण का फॉर्म दिखाया, जिसने उसको झूठा बताया है। मेरे पास भी आई, वो टीम आई थी, एटीएस भी आई, पुलिस भी आई, और भी एक पता नहीं कौन थी टीम, फिर न्यूज़ चैनल भी आ गए। सुबह से इसी चीज़ को लेके बहुत टेंशन में, मैं भी, परिवार भी पूरा टेंशन में है, और बार बार एक तरह से मेंटली टॉर्चर मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका, और मैं चाहता हूं कि इसका प्रोडक्ट सेफ हो, जल्द से जल्द जांच हो इसकी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसमें लेके। आपके खिलाफ कोई साजिश हुई है? मैं तो अब ये भी नहीं मैं कह सकता, मेरी बुक पब्लिश है, वो अभी थी, तो उसमें हो सकता है ये भी सब कुछ हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अभी इस बारे में इस्लाम धर्म में कोई आस्था आपकी? नहीं, कोई ऐसा किसी और धर्म में? नहीं, अपना। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस को अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 युवकों को धर दबोचा है, जिनके पास से 4 अवैध देशी कट्टे बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। केवल और केवल इसी चीज़ के लिए आया था कि वो हथियार आखिर आए कहाँ से। इस संदर्भ में मैं मुलजिमों से पूछताछ करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम जहाँ से खरीदे गए और जहाँ से ये प्रोडक्ट हुए, उस जड़ तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। भरतपुर के बयाना में स्टेट मेगा हाईवे पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक गोवर्धन परिक्रमा करके घर लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। तक के पास एक डंपर पीछे से टक्कर मार के चला गया, और उस मोटरसाइकिल पर उसके पीछे, जितेंद्र के पीछे मैं भी बैठा हूँ। फिर क्या हुआ कि मैं भी बेहोश हो गया, और वे भी थोड़ी देर, मैं 5 मिनट बाद मुझे होश आया। मैंने देखा तो वे मोटरसाइकिल के नीचे पड़ा हुआ था उसका काम, मैंने उनको फिर उठाया। CSC बयाना से जरिए डाक सूचना मिली कि एक जितेंद्र शर्मा हिंडौन ब्राह्मण निवासी हिंडौन किसी का गोवर्धन परिक्रमा देकर सालाबाद के पास एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मैंने FI। अब तक कोविड की दूसरी लहर ने राज्य में जमकर कहर बरपाया। कोविड से हुई मौतों ने प्रशासन से लेकर जनता सभी के हाथ पैर फुला दिए, और इसी कड़ी में कोविड की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद अब योगी सरकार ने तीसरी लहर की दस्तक से पहले उससे निपटने की कवायद भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क हो गया है। साथ ही संचारी रोगों के नियंत्रण को लेकर भी तैयारी की जा रही है। यूपी के सभी जिलों में पूरी सक्रियता से निपटने के लिए राज्य सरकार ने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, साथ ही पीकू यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और नीको न्यूमेटिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार का दावा है कि जून के आखिरी तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड वाले पीकू, नीकू और सीएचसी, पीएचसी में 50 नए बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। तीसरी लहर की जो है व्यवस्था की जा रही है और उसके लड़ने के चक्रव्यूह की तैयारी की गई है। चक्रव्यूह में मैं उनके जो है अवयव गिनाना चाहता हूँ कि स्वच्छता और सैनिटेशन, ये स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान प्रत्येक साप्ताहिक बंदी के दौरान और प्रत्येक दिन चलाया जाता है और ताकि साफ सफाई रहे, किसी प्रकार की बीमारियों को फैलने से रोका जाए। इसके साथ साथ विशेष जो एक और कदम उठाया गया है कि जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके माता पिता के लिए विशेष अभिभावक बूथ बनाए गए हैं ताकि उनको प्राथमिकता से टीका लगाया जाए, ताकि अगर मान लीजिए अगर किसी बच्चे को कोई संक्रमण होता है तो उसके माता पिता उसकी देखभाल कर सकें। इसके साथ साथ पूरे मेडिकल कॉलेजेस में और जिला अस्पतालों में पेडियाट्रिक आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, पीकू और नीकू की जो है स्थापना बड़ी तेजी से की जा रही है और ये 100 से 125 बेड के पीकू प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में और 25 से 30 बेड के पीकू और नीकू प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे प्रदेश में हैं, वहाँ पर भी समुचित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की गई है ताकि ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वहाँ पर भी उपलब्ध रहें। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए घर घर मेडिकल किट वितरण का विशेष अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत 27 जून से घर घर दवाएं वितरित की जाएगी। सरकार ने ये जिम्मेदारी 75,000 निगरानी समितियों को सौंपी है। साथ ही प्रदेश की 3011 पीएचसी, 855 सीएचसी को सभी अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिसिन किट के वितरण को भी गति देने के लिए 60,000 से अधिक निगरानी समितियों के 4 लाख से अधिक सदस्यों को सरकार की ओर से लगाया गया है। तीसरी लहर से जो है और जो भी कभी भी आगामी कोई लहर आती है उससे लड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आबादी बहुत होने के बावजूद ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था की गई है और 533 अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हो गए हैं और उन पे तेजी से काम चल रहा है। लगभग 101 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बनकर चालू हो गए हैं, जो कि अस्पतालों को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया है। सबसे देश की बड़ी आबादी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी या कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको कि पूरा किया जा रहा है और ये व्यवस्था कराई जा रही है कि अगर कोई भी आगामी लहर आए तो उसमें उत्तर प्रदेश में प्रत्येक अस्पताल में समुचित ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं उनके लिए भी एम्फोटेरिसिन और सभी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं देश में, और जहाँ पर भी जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती हैं सभी जो है समुचित यहाँ पर प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय उसके निरीक्षण और उसका अनुश्रवण कर रहे हैं। बहरहाल कोविड की संभावित तीसरी लहर पर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है। सरकार भी पूरी तैयारी का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि तीसरी लहर से बचाव के लिए अपनाई जा रही प्रोएक्टिव नीति सरकार की कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।